हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक अपना नया अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक सवाल कौंधने लगता है कि ये कौन सी शक्ति है, किस प्रकार की शक्ति की हम बात कर रहे हैं जो उसका संबंध राजनीति विज्ञान से होता है। शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जिस शक्ति की बात करने जा रहे हैं वो राजनीतिक शक्ति है। तो वो कौन सी शक्ति है? जैसा अलग अलग राजनेताओं ने प्राचीन समय से लेकर अब तक इसको कई बार कई तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है कि शक्ति क्या है। जैसे हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण पढ़ते समय इस बात पर गौर किया था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो शक्ति है वो उसका मुख्य एक अभाज्य अंग है, और उस शक्ति के प्रयोग को, जिसमें शक्तियां बहुत सारे रूपों में प्रदर्शित होती है, और उससे हम लोग देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय की बात करते हैं। तो ये क्या है? इन लोगों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, इन लोगों से ये कोई ऐसी विशेष प्रकार की कुछ इनकी योजनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और वो कौन सी शक्ति है और आप किस शक्ति से प्रभावित होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति की, तो राजनीतिक शक्ति कई रूपों में प्रदर्शित होती है। जैसा पद के रूप में प्रदर्शित होती है राजनीतिक शक्ति कि एक बहुत प्रभावशाली पद है, एक उस पद के रूप में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शित होती है। राजनीतिक शक्ति का एक दूसरा रूप हम देखते हैं तो वो प्रभाव का भी कई बार पर्यायवाची मान लिया जाता है कि शक्ति और प्रभाव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे नेहरू जी, गांधी जी, इनका व्यक्तित्व जो था वो भी एक शक्ति का परिचायक था। ये इतने अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि इनके सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते थे इनके विचारों से, इनके प्रभाव से। तो वो भी एक शक्ति का ही प्रारूप है। कई बार शक्ति धन संपदा के रूप में उपस्थित होती है कि धन संपदा यदि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे बहुत पैसे से जो बहुत अधिक आर्थिक रूप में शक्तिशाली व्यक्ति है, टाटा, बिरला, अंबानी की जब हम बात करते हैं, तो इनका जो प्रभाव है, जो धन का प्रभाव है, वो ऑटोमेटिक अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। तो ये भी एक शक्ति का ही प्रारूप है। तो यानी कि जब हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं तो एक सामाजिक शक्ति उसमें ऑटोमेटिक जुड़ी होती है। जैसे हम एक स्लोगन की बात करते हैं, जैसे सत्यमेव जयते की जब हम बात करते हैं कि कई जगह लिखा आता है सत्यमेव जयते, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं और विश्वास को दर्शाती है। तो ये एक सामाजिक नैतिक अवधारणा है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस सत्य के साथ यदि शक्ति ना जुड़ी हुई हो तो क्या होता है? विजय की संभावनाएं कम हो जाती है। तो यहाँ पर यही हम आज पाठ्यक्रम का हमारा विषय है कि जो शक्ति है जिसके बारे में हम लोग कई रूपों में से प्रदर्शित होती है, कई रूपों से हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन जिस राजनीतिक शक्ति की आज हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए है। हम उन सभी शक्तियों के कुछ कुछ प्रारूप को राजनीतिक व्यवहारों में देख सकते हैं, और उसी राजनीतिक व्यवहार के प्रारूप को आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान को जब प्रदर्शित किया गया तो उसमें यह समझाने का प्रयास किया गया कि आधुनिक राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो इस विज्ञान को, इस शक्ति को हम जब समझते हैं या समझाते हैं
तो इसका अर्थ हमको इस तरह से भी समझ में आता है कि ये दूसरे व्यक्तियों के मानसिकता पर प्रभाव डालती है। कि शक्ति का एक प्रारूप ये है कि ये अन्य लोगों पर प्रभाव डालती है और उससे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस शक्ति के प्रारूप को समझने के लिए हम कुछ कोटेशन पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण वो रहा है, भूमिका अदा की है उन्होंने राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाने में। तो कौटिल्य ने भी शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाया है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल दंड शक्ति ही है। कि दंड को, यानी कि जो दंड शक्ति है वो उन्होंने समस्त सांसारिक शक्तियों के मूल में उसका स्थान उसको दिया है कि दंड का जो विधान है वो शक्ति है कौटिल्य की नजरों में। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी अवधारणा के रूप में, तो वो अवधारणा ये कहलाती है कि राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति राजनीति का मूल आधार है। बैंकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति से अपृथकनीय है, यानी कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। कि राजनीति में शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है और इस तरीके से उसमें गढ़ी हुई है कि उसे अलग करना नामुमकिन है, ऐसा बैंकर का कहना है। लॉर्ड एक्टन ने शक्ति को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। तो लॉर्ड एक्टन ने अपने विचारों को किस प्रकार से बताया कि शक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा होती है वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, और अति यदि बहुत ही ज्यादा शक्ति है तो वो अवश्यंभावी है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट होगा ही। ऐसा लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नियंत्रित रूप में अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्राचीन राजनेता थे वो शक्ति को किस तरीके से परिभाषित करते थे। लेकिन हम इसे समझने से पूर्व इस विचार पर भी विचार करेंगे कि शक्ति तो सामाजिक जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह एक नैतिक अवधारणा सत्यमेव जयते के औचित्यपूर्ण विचार से जुड़ी हुई है। मानवीय जीवन में यही हमारा आदर्श होना चाहिए। लेकिन विषय स्थिति यह है कि सत्ता के पीछे शक्ति का बल होने पर उसे विजय की आशा की जा सकती है। यदि सत्य के संग शक्ति का भी बल उसे मिल जाए तो विजय की आशा की जा सकती है। अतः शक्ति और सत्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन पूरक हैं। जो विचार हम यहाँ पढ़ रहे हैं सत्यमेव जयते, वो सत्यमेव जयते का अर्थ ये है कि यदि सत्य के संग शक्ति का बल न मिले तो क्या होगा, अब संभावनाएं ऐसी कम हो सकती है कि विजय की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन शक्ति और बल यदि दोनों ही सत्य और शक्ति का बल एक दूसरे के साथ मिलकर जब किसी कार्य को करता है तो विजय की अवश्य भावनाएं प्रस्तुत की जा सकती है। कि नैतिक अवधारणा अवश्य है, लेकिन ये औचित्यपूर्ण अवधारणा है। इसलिए सत्य को और शक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता और ना ही ये एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक और विरोधी में अंतर होता है। तो सत्य और शक्ति क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं कई बार अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता होती है। रॉबर्ट ए डहल ने कहा है कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा
दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराना है जो उसके द्वारा न किए जाते हों। लेकिन उपरोक्त सभी परिभाषाओं में शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना गया है, किंतु यह सत्य नहीं है। कुछ परिस्थितियों में जैसे हिटलर, चंगेज खान, अकबर, नेहरू, गांधी, नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, ये सभी शक्ति के प्रतीक थे, लेकिन सभी में शक्ति निहित थी, लेकिन उनका रूप अलग अलग था। अतः निष्कर्ष रूप से राजनीतिक शक्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से 3 बातें कही जा सकती है कि राजनीतिक शक्ति धारण करने वाले व्यक्तियों में उच्च और अधीनस्थ का संबंध प्रकट होता है। दूसरी बात कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर ही होता है और जनता को सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। और तीसरी बात, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। तो जो शक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, ये शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है। कभी शक्ति और प्रभाव को पर्यायवाची माना जाता है, जैसे हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जैसे हिटलर है, अकबर है, सम्राट अशोक है, नेहरू है, गांधी है, या और भी अन्य लोग जिनकी अब्राहम लिंकन है। इन लोगों की जब हम बात करते हैं तो एक रूप प्रदर्शित होता है, वो शक्ति का ही प्रारूप होता है, लेकिन उनकी शक्तियों में अंतर है। वो शक्तियां, जिस शक्ति की हम बात करते हैं, तलवार की शक्ति, उससे भिन्न शक्ति है। तो शक्ति में औपचारिकताएं जुड़ी होती है, लेकिन जब हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं तो 3 बातें अवश्यंभावी होती है। और उसमें पहली बात यह है कि इस शक्ति से उच्च और अधीनस्थ का भाव प्रकट होता है कि किसके पास ज्यादा शक्ति है, तो उच्च कौन है और निम्न कौन है। दूसरी बात ये प्रकट होती है कि जब कभी भी शक्ति का प्रयोग होता है तो वो उसका प्रयोग सामान्य जनता पर होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जब हम इसकी करते हैं तो वो ये है कि शक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रारूप है जो लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो ये तीनों ही प्रकार जो है, तीनों मुख्य बातें जो हैं, वो राजनीतिक शक्ति से जुड़ी होती हैं। तो ये हमारे आज का जो शक्ति टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण भाग आज हमने पढ़ा है। अब हमको आगे पढ़ना है शक्तियों के स्रोत, कि ये शक्ति क्या है। जैसे तलवार की शक्ति और तलवार को चलाने वाले की शक्ति, दोनों में भिन्नता होती है। हर कोई व्यक्ति तो तलवार उठाने में भी सक्षम नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति तलवार चलाता है उसे विश्वास होता है कि इस तलवार को मैं उठा भी सकता हूँ और चला भी सकता हूँ संतुलन के साथ। यदि वो तलवार का प्रयोग गलत तरीके से करेगा तो हो सकता है वो उसी के ऊपर गलत वार हो जाए। तो तलवार की शक्ति चलाने वाले में ज्यादा होती है। तलवार की शक्ति तलवार में स्वयं होती है, लेकिन उसके प्रयोगकर्ता में उससे कहीं ज्यादा शक्ति होती है कि वो इसका संतुलनकारी प्रयोग कर सकता है और अपने ऊपर उसका प्रभाव न पड़े और सामने वाले पर उसका इतना प्रभाव पड़े कि वो जो चाहे वो उससे करवा सकता है। तो शक्तियों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। अब भी हम स्रोतों की बात करते हैं कि शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं। ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार, सत्ता, व्यक्तित्व, विश्वास, परिस्थितियां और संचार के साधन, ये सारे के सारे शक्ति के स्रोत हैं जो शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो पहला है ज्ञान। तो ज्ञान ही वो चीज है जो व्यक्ति को शक्ति से अधिक बलवान बना देता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसे संचालित करने के लिए ज्ञान ही उसका परम साधन है। व्यक्ति के नेतृत्व के गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि
सभी महत्वपूर्ण तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी एक की भी कमी कार्य कुशलता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। कि नेतृत्व का गुण ज्ञान है, लेकिन नेतृत्व भी होना चाहिए। कि नेतृत्व का गुण और किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, वो जो गुण है, वो सहन करने की शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति और अपने विश्वास के साथ व्यक्ति यदि ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। दूसरा है प्राप्तियां। प्राप्तियों का अर्थ होता है कि व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त है। पहले से ही कुछ चीजें पहले से ही प्राप्त होती हैं, जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि हमने जिस जाति में जन्म लिया है तो जाति का प्रभाव अलग होता है, जाति की शक्ति अलग होती है। उसके बाद में किस अमीर परिवार में हमने जन्म लिया है तो वो भी एक उसको शक्तियां प्राप्त होती है, वो भी उसके लिए प्राप्तियां हैं। यानी भौतिक प्राप्तियों की बात हो रही है, नैतिक प्राप्तियों की या जन्मजात प्राप्तियां आपको कौन कौन सी प्राप्त है। तो शक्ति के स्रोत के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त उसकी स्थिति, उसके स्तर इसमें सम्मिलित होते हैं तो वह शक्ति का रूप ले लेते हैं। लेकिन प्राप्तियां शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है। तो एकमात्र स्रोत ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस जाति में आपने जन्म लिया है, जिस कुल में, जैसे उच्च कुल में आपने जन्म लिया है और बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार है, तो वो एक प्राप्तियां हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है तो वो जन्मजात आप में गुण आ गए। इस भौतिक स्वामित्व को आपको बनाए रखना है, तभी वो शक्ति का प्रारूप हो सकता है। अगला है संगठन। हम लोगों ने कई सारी बचपन से कहानियां पढ़ी है कि संगठन में शक्ति होती है। वैसे ही जैसे लकड़ी का गट्ठर यदि बंधा हुआ है तो वो शक्ति को प्रदर्शित करता है, और यदि संगठन नहीं है तो वो बिखरा बिखरा महसूस होगा और उसमें शक्तियां कहीं ना कहीं कम अवश्य होंगी। तो संगठन में शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंदी मिलकर यदि किसी संघ का निर्माण करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में मजदूर युग संघ, मजदूर संघ, व्यापारी संघ और राज्य या धार्मिक संघ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनका संगठित स्वरूप ही इनकी सफलता का राज है। चाहे से मजदूर संघ हो, व्यापारिक संघ हो, धर्म संघ हो या राज्य भी एक संगठित संस्थाओं का संघ है, तो ये यदि सफल है तो किसकी वजह से है? उस संगठन की वजह से, जो इन्हें संगठन मजबूत बनाता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। शक्ति का अगला प्रकार है, स्रोत है आकार। कि जितना बड़ा आकार होगा वो उतनी ही अधिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। यदि कुछ लोगों का ही समूह है, आकार छोटा है, तो वो कम शक्तिशाली होगा, बड़ा आकार अधिक शक्तिशाली। सत्ता। सत्ता का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति सत्ता में है तो वो शक्तिशाली ऑटोमेटिक बन जाता है, और यदि भी सत्ता में नहीं है तो वो उस समय जब सत्ता में नहीं है तो शक्ति शून्य बन जाता है। जैसे वर्तमान में हम उदाहरण ले सकते हैं कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या होते? वो शक्तिशाली ऑटोमेटिक बन जाते। लेकिन अभी वो सत्ता में नहीं है तो वो शक्तिशाली नहीं बल्कि शक्ति शून्य का प्रदर्शन करते हैं। अगला है व्यक्तित्व। कि जब हम व्यक्तित्व को देखते हैं तो व्यक्तित्व किसी एक चीज से नहीं बनता। व्यक्तित्व में कई सारी बातें मौजूद होती है, जिसमें उच्च नैतिक चरित्र है, आपका शारीरिक सौराष्ट्र है, आपकी भाव अभिव्यक्ति है, आपका ज्ञान है, आपकी शिक्षा है और बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती है जो व्यक्तित्व का प्रदर्शन करती है।
तो यानी व्यक्तित्व किसी एक चीज का नाम नहीं, बाकी कई सारे आयामों का एक सम्मिलित रूप है, तो वो भी शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण ही व्यक्ति की दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, उसकी भाषा शैली, ये सब चीजें व्यक्तित्व को बढ़ा देती हैं, जिससे शक्ति भी बढ़ जाती है। अगला है विश्वास। तलवार की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है यह विश्वास। अपने आप पर विश्वास शक्ति की महत्वता को निर्धारित कर सकता है, क्योंकि मानव मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में ये सक्षम होता है। कि जैसे उदाहरण अभी दिया था मैंने आपको कि विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, कि जैसे तलवार चलाने वाले को अपने आप पर यदि विश्वास है तो वो तलवार की शक्ति का प्रदर्शन दुगनी तिगनी तरीके से कर सकता है। केवल तलवार लेके खड़ा होना क्या शक्ति का प्रदर्शन करना है? तो वो शक्ति का प्रदर्शन करना बिल्कुल भी नहीं है। तो उस व्यक्ति का विश्वास कि जो भी मैं करूंगा वो सही तरीके से करूंगा, उसका विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे छोटे से बच्चे को गोद में उछालते हैं और उछालते हैं तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं होता गिरने का, कि कहीं मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग सकती है, बल्कि उसे विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ऊंचा उछाला है वो मुझे पकड़ लेगा। तो वो हंसता है बच्चा, तो वो भी उसका विश्वास है। अगला है परिस्थितियां, कि यदि परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं, यदि परिस्थितियां अनुकूल है तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, उस शक्ति का प्रदर्शन करता है। और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल है, किसी भी कारणवश हो, तो यदि प्रतिकूल परिस्थितियां है तो वह व्यक्ति क्या होगा? शक्ति का प्रदर्शन करने में असक्षम होगा। अंतिम स्रोत जो है वो है संचार के साधन। वर्तमान में इससे हम अनभिज्ञ नहीं है कि द्रुत संचार के साधनों ने हमारे जीवन में किस तरह से शक्ति का एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। जैसे घर बैठे बहुत सारे, जैसे सीबीआई के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिना संचार साधनों के माध्यम से ये अपना कार्य इतनी तीव्रता से नहीं कर पाते। जब ये इनके साथ है तो संचार के साधन से मतलब यही है हमारा, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, इनकी शक्तियों से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। जैसे हम भी जो जिससे जुड़े हुए हैं, ये हमारा डिजिटल शिक्षा का जो माध्यम है वो संचार का साधन भी एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो जितने अधिक आधुनिकतम संचार के साधन होंगे और वो संचार के साधन शक्तियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। तो संचार के साधन भी भौतिक चीजें हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो 9 पॉइंट के माध्यम से हमने पढ़ा कि शक्ति के स्रोत किस रूप में व्यक्ति को क्या करते हैं, शक्ति से शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि ये सारे रूप प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं।